लेकिन किसी भी अच्छा स्पाई का परिचय क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और मेरे ख्याल से ऐसे तो सुपुत बहुत है हिंदुस्तान के। प्रोबेबली डोवाल इज ही हैज बिकम अ लेजेंड नाउ। इट्स आल्सो बिकॉज ऑफ the way he is active. He turned 82 days ago, but look at his activities. His agility कमाल का है। आज उनको प्राइम मिनिस्टर जो है रशिया भेज रहे हैं, कल वो यूरोप चले जा रहे हैं, परसों कहीं और गए, फिर अचानक वहाँ से पता चला कि वो सऊदी अरब में है, फिर पता चला कि कहीं और चले गए वो। सो एट दिस एज आप इतने फास्ट इतना कुछ करना, वो भी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मेरी जानकारी में तो और कोई है नहीं। तो मिस्टर अजीत डोवाल में एक क्वालिटी है कि ही लिसन्स। 370 के बाद में 15 दिन तक वो वहाँ कश्मीर में थे। हम रोज दिन में 2 बार मिलते थे, कभी कभी शाम को खाने वाने के टाइम पे भी मिलते थे, इनफॉर्मल भी मिलते थे, फॉर्मल मिलते थे। एंड ही वुड लिसन टू ईच एंड एवरी वन। अगर 20 लोग बैठे उस कमरे में, हर किसी की बात सुनते थे। एंड सबकी बात सुनने के बाद में फिर एक कॉमन एक्सेप्टेबल जो है डिसीजन कि चलो इस काम को ऐसे करते हैं, वैसे किया जाता। तो उसके बावजूद भी अगर कोई डिस्कशन होती थी कि सर इसमें ये चीज है, तो वो मानते थे। वेरी गुड लिसनर, वेरी काम पर्सन, गुस्सा नहीं भाई आपसे अजीत डोवाल सर के बारे में जानना चाहूंगा, कैसी पर्सनालिटी है उनकी? डोवाल साहब से सबसे पहले मेरी मुलाकात 15 साल पहले हुई, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया और मैं वहां से निकल गया। अगर एनएसए मुझे पता होता वो बनने वाले हैं, मैं तो हेलो हाय उनके साथ रखता थोड़ा बहुत। तो उसके बाद उनको एनएसए बनाया गया। लेकिन मेरे एक दोस्त ने उनसे मुलाकात करवाई, कश्मीर के संदर्भ में वो कुछ जानकारी लेना चाहते थे, और मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी लगी। जो डेप्थ डोवाल साहब में दिखती है, जो अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस, वो उनके चेहरे पर निखर के आता है। अभी लास्ट हाल ही में मैं उनको मिला था हैदराबाद हाउस में, तो दूर से ही उन्होंने मुझे देखा और पहले से ही उन्होंने हाथ जो है आगे बढ़ाया कि आप आइए और मिलिए। दिल्ली में दंगे होते हैं, थिंग्स आर आउट ऑफ हैंड पूरी तरीके से। बोलते हैं सरकार से कौन करेगा, पुलिस विफल है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। मिस्टर डोवाल इज द ओनली वन हु गोज इनसाइड एंड सेज कोई कुछ नहीं होगा। शाम को, रात को जाते हैं, मिडनाइट जाते हैं और कहते हैं कोई कुछ नहीं होगा, सब पीसफुली रहेंगे, कोई कुछ नहीं होगा। ये उनका करिश्मा है। डोवाल साहब इमीडिएटली 370 के बाद कश्मीर जाते हैं और वहां पर शोपियां हो, अनंतनाग हो, पुलवामा हो, ओपनली वहां पर घूम रहे हैं। ईद के दिन वो अनंतनाग में थे, अलग अलग जगह पे थे, करीबन हफ्ता भर वहां पर रुके, फिर बाहर आए, फिर वापस कश्मीर गए। तो दिस इज द कॉन्फिडेंस। आप सोचिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ अ कंट्री, जब कश्मीर के हालात सबसे खराब हैं, वहां पर लोगों के बीच रह रहे हैं, घूम रहे हैं, और ये मैसेज। खतरा हर एक आदमी को लगता है, डर तो हर एक आदमी को लगता है। इसकी टाइमिंग है, कुछ को घटना से पहले लगता है, कुछ को घटना के वक्त लगता है, कुछ को घटना के बाद लगता है। मैं थर्ड कैटेगरी वाला आदमी हूँ। मुझे जब घटना से पहले मेरा दिमाग शायद उस बात पर नहीं होता है कि इसमें मेरे लिए डेंजर कितना है। जब हो रही होती है तो उसके बाद सारा माइंड ऑक्यूपाइड होता है, फोकस्ड होता है, आप कर क्या रहे हैं। जब सब कुछ हो जाता है, आप घर आ जाते हैं और सिगरेट पीने लगते हैं, तो फिर लगता है कि यार क्या हो सकता था। कैपेबल ऑफिसर, चलती फिरती किताब है, बहुत वास्ट नॉलेज है। मैंने काफी ऑफिसर देखे हैं एजेंसीज में, इनको बड़ा ज्ञान है, बड़ा नॉलेज है, और ये बड़े कैपेबल ऑफिसर हैं और एक्शन करने वाले भी हैं। आप देखिए, ये 2014 में इन्होंने टेक ओवर किया था एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। हमारे यहाँ जिस तरह का माहौल था 2014 से पहले, हम कितना इनसिक्योर फील करते थे कि छोटे मोटे शहरों में या ऐसे एलिमेंट घुस गए थे जो ब्लास्ट किया करते थे। इनके आने के बाद इन्होंने सब कंट्रोल कर लिया। कैसे किया सर? अपने जो ये हमारा तंत्र है, इसको प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट किया हर तरह से। अब कोई एंटी इंडियन डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं श्रीनगर में, तो पहले हुआ करते थे। पहले तो पाकिस्तान का झंडा भी लग जाता था, लगते थे। अब किसी की हिम्मत नहीं है। मैं हवाई जहाज के अंदर स्वयं गया था और मैं उनके कॉकपिट के रास्ते नीचे के लैडर से गया था, और मैंने सारे के सारे हाईजैकर्स, सारे के सारे पैसेंजर्स को एड्रेस किया था। और सारे के सारे पैसेंजर्स को मैंने ये कहा था, हाईजैकर्स भी वहां पर थे, कि आप लोग आजाद हैं और भारत की सरकार और भारत देश पूरा आपके साथ है, और हम आप लोगों को यहां से सुरक्षित ले जाएंगे, है ना। उसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि बोलिए भारत माता की जय, जय जय हिंद, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे इस बात का जरूर मलाल था कि ये लोग इतने डरे हुए थे। भारत माता की। भारत माता की। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? 2 साल में ऐसे कई वाकयात पेश आ चुके हैं, जिसमें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, डस्का और आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसे वाकयात हुए हैं।
तो इन सारों को जब लिंक करके देखा जाता है तो ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो लोग टारगेट किए गए हैं वो एंटी इंडिया थे, जिसके अंदर भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ हो सकता है। अपने डिसीजंस को जो आप लेते हैं उनको राइट करने के लिए आपको खटना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, मिटना पड़ता है, जल तिल तिल भर के जलना पड़ता है और लंबे समय तक चलना पड़ता है। एक दिन में सपने पूरे नहीं होते, एक किसी काम को करने से मंजिल नहीं मिलती। ये छोटे छोटे कई काम होते हैं जो आपको करने हैं। देखिए, मोटिवेशन टेम्पररी होता है, जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन कुछ क्षण, कुछ घंटे, कुछ दिन आपके साथ रहता है। आपका डिसिप्लिन इंड्योरिंग होता है, वो आपके साथ रहता है। उस मोटिवेशन को परिवर्तित करना पड़ता है, अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तित करके उसको डिसिप्लिन में लाने में। जब आपके जीवन का वो भाग हो जाता है तो कुछ दिनों में वो आपका आदत हो जाती है और फिर वो परमानेंट हो जाता है। आप सोचते हैं कि मुझे सवेरे 3:30 बजे या 4 बजे उठना चाहिए। पहली बार शायद आप किसी बात से मोटिवेट हुए होंगे कि किसी ने कहा होगा कि आप अगर सवेरे उठते हैं, आप अगर अपना फिजिकल फिटनेस ठीक रखते हैं, आप योगा करते हैं, समय लगता है उसके लिए। आप 9 बजे उठ के नहीं कर सकते। आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं तो 3 दिन तो आपने किया, चौथे दिन आप भूल गए। लेकिन अगर आप में डिसिप्लिन आ जाता है तो फिर ये हो जाए, और अगर वो आपका नेचर बन जाता है तो फिर जीवन भर आप ये करते रहते। तो अपना मोटिवेशंस को अपने डिसिप्लिन में परिवर्तित करें, ये एक इम्पोर्टेंट। Sir, I heard that you were in Pakistan for 5 years. 7 years. Any such incident of dharma sankat, like you had to make some decision, either this or that? मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। ऐसा हुआ कि वहां पर एक लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी औलिया की एक मजार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। नेचुरली मैं, क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और एक उसके साथ में रहता था, वहां से गुजर रहा था, मस्जिद से वापस आया और एक उसमें मिला आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था। बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चला। वो मुझे 2-4 गलियां ले जाके छोटे से कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा आप क्यों कहते हैं ये? कहने लगे, उसने कहा देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। अब पता नहीं, बचपन में हमारे यहाँ एक प्रथा है, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, शायद कम हो गई है, लड़कों की नहीं, अब लड़कियों की होती है, लेकिन मेरे टाइम पे लड़कों की भी होती है। मैंने कहा हाँ ये तो है, मैं जब पैदा हुआ था तो था। मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं। उसने कहा कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, इस तरह से घूमना ठीक नहीं है। लेकिन मैंने कहा ये बताइए, इतनी सूक्ष्म दृष्टि और इतना नहीं, मैंने कहा, उसने कहा, उसने कहा देखो पता है मैंने ये ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं भी हिंदू। और उसने कहा कि देखो मेरा सारा परिवार इन लोगों ने मार दिया था, मैं यहाँ पर किसी तरह से अपने दिन काट रहा हूँ। मुझको बहुत खुशी होती है जब आप लोगों को देखता हूँ, लेकिन मैंने भी अपना बेस बदला हुआ है। लेकिन देखो इस कमरे के अंदर, और फिर उसने एक अलमारी खोली, उसके अंदर में एक शिव जी की और एक दुर्गा की एक वो रखी थी। उसने कहा देखो मैं इनकी पूजा करता हूँ, लेकिन बाहर जाकर मस्जिद के अंदर में सब लोग मेरे को यहाँ का एक रिस्पेक्टेड रिलीजियस मैन की तरीके से वो करते हैं। can learn from you to take critical decisions under pressure. पहले किसी भी डिसीजन को लेने से पहले ये प्रश्न पूछें, इसमें मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट तो नहीं है। चेकलिस्ट है ये। दूसरी बात, मुझे डर तो नहीं लग रहा है। अगर लगे कि ये डिसीजन मैं किसी डर से कर रहा हूं तो छोड़ दे उसको, वो भी क्रॉस है। लालच, मुझे कोई लालच तो नहीं है। जब आप अपने आप को एक ऑब्जेक्टिव तरीके से, अपने बिल्कुल डर, इसे कहते हैं साक्षी भाव, साक्षी भाव से आप उसको देखते हैं तो आपके डिसीजन मेकिंग क्षमता में एक चीज आती है, क्लैरिटी। फिर आप क्लैरिटी देखते हैं, फिर नेक्स्ट सवाल आता है व्हाट इज दिस कॉस्ट। अगर मैं निर्णय लेता हूं तो क्या मेरे 1000 आदमी मारे जाएंगे, या इस ब्लास्ट के अंदर में मेरे 5 आदमियों को नुकसान होगा, या मेरे देश की
50 किलोमीटर धरती जा सकती है। फिर आप सोचते हैं क्या मैं इस कॉस्ट को अफोर्ड कर सकता हूं, क्योंकि मैं रिस्क तो ले रहा हूं कि अगर जीत गया तो मैं इससे ज्यादा वो प्राप्त कर सकता हूं। तो आपको कॉस्ट तो पे करनी ही पड़ेगी। ऐसा कोई क्रिटिकल डिसीजन नहीं होता जिसके अंदर कॉस्ट न हो। फ्री में कोई सभी ने सुना है कि आप फोन्स यूज नहीं करते। ऐसे समय पर जब युवा पीढ़ी अपना सारा कोऑर्डिनेशन फोन से ही करती है, तो आप अपनी दिनचर्या बिना फोन्स के कैसे संभालते हैं? फोन का यूज नहीं करते हैं। हाँ, ये पता नहीं आपको ये कहाँ से सूचनाएं मिली हैं, लेकिन ये बात सही है कि मैं इंटरनेट का प्रयोग नहीं करता, फोन का भी प्रयोग नहीं करता, सिवाय कोई पारिवारिक बातें हो या कोई बहुत पर्सनल बातें हो। लेकिन थोड़ा बहुत तो करना पड़ता ही है। मुझे बहुत बाहर के देशों से इससे बात करनी पड़ती है, तो वो तो होता ही है। काम चल जाता है। और भी कई साधन होते हैं कम्युनिकेशन के, वही साधन नहीं है जो लोगों को पता है। कई ऐसे साधन भी जुटाने पड़ते हैं जो लोगों को न मालूम हो। स्वामी विवेकानंद कहते थे, पुराना धर्म कहता था कि नास्तिक वो है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। नया धर्म ये कहता है कि नास्तिक वो है जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी मेंटल फिटनेस, आपकी ट्रेनिंग, आपकी और आपकी आयु को देखते हुए आपके लिए सारी दुनिया पड़ी है। यू कैन कंकर द वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड इज फॉर यू। अगर आप डिमोरलाइज्ड हैं, अगर आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, तो आपको सारी चीजें पॉजिटिव होते हुए भी भविष्य अंधकार में दिखेगा। भविष्य में आस्था रखिए, अपने में विश्वास रखिए और आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा।